नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था की इस यात्रा में आप शामिल होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अपने साथियों को भी अपने साथ में लेते हुए चलना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चलना। हमने भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नए सिरे से शुरू किया था, जिसमें हमने अब तक की चर्चा में देखा भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत में किस प्रकार से कानून बनाए जाते थे, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया जाता था। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कानून भारत के लिए बनाए गए वो कौन कौन से थे, उनमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई थी, उनके बारे में हमने चर्चा। हमने देखा बाद में कैबिनेट मिशन के बारे में देखा, किस प्रकार कैबिनेट मिशन भारत में आता है और भारत के लिए अलग से संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। फिर हमने उस संविधान सभा का गठन देखा, उसमें कितने सदस्य कहाँ कहाँ से थे, वो सीटें कहाँ कहाँ से निर्धारित की थी, कितने सदस्यों का चुनाव हुआ, कितने सदस्य मनोनीत हुए, वो सारे हमने देखे। फिर हमने देखा किस प्रकार से संविधान सभा की बैठकें हुई, उसमें किस प्रकार की व्यवस्था हुई, किस प्रकार से संविधान का निर्माण करने के लिए जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने प्रयत्न किया। बड़े लंबे समय के बाद भारत का संविधान तैयार होता है और 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को लागू किया जाता है और 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को आंशिक रूप से लागू किया जाता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि 16 अनुच्छेद लागू हुए थे। कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16। कौन कौन से थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। उसके बाद में हमने संविधान सभा के चुनाव के देख लिया। उसके बाद हमने देखा संविधान के लिए जो स्रोत है, कौन कौन से देशों से संविधान को लिया गया है, उनके बारे में हमने देखा। फिर हमने देखी अनुसूचियां, क्या है अनुसूचियां, उनमें क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, हमने सारी अनुसूचियों को एक अलग सेशन में हमने देखा था। मैं आशा करता हूं कि आपने वो वीडियो देखी होगी। यदि नहीं देखी है तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, इंडिया पॉलिटी बाय उमेश धाडोना। उसमें सारी वो वीडियो आप देख सकते हैं। सारी वीडियोस में अपलोडेड है, आप उसमें देख सकते हैं और आगे की चर्चा को शुरू कर सकते हैं। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं भारत की आत्मा के साथ। भारत की संविधान की आत्मा, जिसे हम भारत की प्रस्तावना कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना कहते हैं, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कहते हैं, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हम उस प्रेम्बल के बारे में चर्चा करेंगे, प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पहले एक उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ा था जो पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 के दिन लाया गया था। अब उसमें देखेंगे उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं थी। उसके बाद ये प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना का स्वरूप क्या है, प्रस्तावना क्या कहती है, इसकी भावना क्या है, ये क्या कहना चाहती है, ये हम उसके बारे में देखेंगे। प्रस्तावना को किन किन लोगों ने क्या क्या कहा है, वो सारी चर्चा आज के सेशन में हम करने वाले हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप सब अपने दोस्तों को भी साथ में लेते हुए इस यात्रा का आनंद उठाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को प्रस्तावना के साथ। हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, प्रस्तावना पढ़ेंगे, प्रेम्बल पढ़ेंगे, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम देखने वाले हैं। क्या है प्रस्तावना? हमने देखा था एक दिन 13 दिसंबर 1946 का, वो दिन 13 दिसंबर 1946 का एक दिन हमने देखा था। इस दिन हुआ क्या था? इस दिन पंडित नेहरू जी ने एक प्रस्ताव लेके आए थे जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित नेहरू जी इस दिन एक प्रस्ताव लेकर के आए, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए। उन्होंने बोला कि हम ये प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव ला रहे हैं। इस उद्देश्य प्रस्ताव का जो मतलब है, इसकी भावना ये है कि हमें वो पता होना चाहिए जिस उद्देश्य को लेकर हम इस संविधान को बनाने जा रहे हैं, उस उद्देश्य को इन्होंने इस उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया। इसमें उन्होंने कुछ बिंदु मेंशन किए थे, कुछ बिंदु इन्होंने मेंशन किए थे। हम उन बिंदुओं के बारे में देखेंगे कौन कौन से बिंदु इस उद्देश्य प्रस्ताव में थे। देखो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको 13 दिसंबर 1946 के दिन लागू नहीं किया गया। इस दिन इसे लागू नहीं किया गया। क्यों नहीं लागू किया गया? उसके पीछे की कुछ वजह है। जो बी.आर. अम्बेडकर थे और एम.आर. जयकर साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है, इसको आज ही के दिन लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसको संविधान के लागू होने से पहले, कुछ समय ही पहले इसको लागू किया जाना चाहिए। अभी इसको लागू करने का
टाइम नहीं आया है। एक बार हम संविधान बना लेते हैं, कुछ उसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इस जो यह उद्देश्य प्रस्ताव भी है, इसके बारे में हमें पूरी स्टडी करनी चाहिए। क्या लोगों को इसके अलावा भी कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है या नहीं, इसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा तो नहीं है, कुछ हटाना तो नहीं है, कुछ कोई ऐसी चीज जो इसमें प्रासंगिक नहीं हो, हमें उन सबको भी देखना पड़ेगा। एक बार भारत को हमें आजाद करना है, आजाद करने के बाद भारत स्वतंत्र हो जाएगा। हम लोगों के बारे में देखेंगे, लोगों के बीच जाकर के देखेंगे उन्हें किस चीज की जरूरत है। अभी हमें क्या पता, अभी तो हम पूरे भारत में घूमने वाले हैं, वहां से हमने देखेंगे कि लोगों को क्या चीज की जरूरत है, उनमें स्वतंत्रता किस प्रकार से, समानता की जरूरत है, वो सब हम देखेंगे। फिर हम किसको लागू करेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव को लागू करेंगे। तब तक के लिए उद्देश्य प्रस्ताव को एक बार ये रोक देना चाहिए, उसके बाद इसको करेंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने उस दिन लागू नहीं किया था। तो ये लागू कब होता है, तो इसको 17 अक्टूबर 1949, एक तारीख आती है 17 अक्टूबर 1949। तो 17 अक्टूबर 1949 के दिन संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया, उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। कब स्वीकार किया, तो 17 अक्टूबर 1949 के दिन संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में उद्देशिका कहा गया, इसी को ही प्रस्तावना कहा गया। संविधान की प्रस्तावना, संविधान की आत्मा, प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे ही कहा गया। तो देखो, जो प्रस्तावना होती है वो कब लागू होती है, ये जो प्रस्तावना है कब लागू होती है, तो एक दिन आता है 26 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक दिन। 26 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक दिन आता है जिस दिन इस प्रस्तावना को लागू किया जाता है। प्रस्तावना लागू होती है। प्रस्तावना को लागू कब किया जाता है, तो 26 जनवरी 1950 का वो एक ऐतिहासिक दिन, गौरवशाली दिन, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। हमेशा याद रखना चाहिए ऐसे दिनों को। क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1950 के दिन भारत एक तो क्या हो जाता है, गणतंत्र हो जाता है। भारत गणतंत्र हो जाता है। भारत में जो संविधान लागू हो जाता है, संविधान लागू हो जाता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से संविधान लागू होता है। पूर्ण रूप क्या क्या मतलब है, हमने पहले देखा था कि 26 नवंबर 1949, हमने तारीख देखी थी 26 नवंबर 1950, 1949, 26 नवंबर 1949। उस दिन क्या हुआ था, हमारे देश का संविधान, जो संविधान सभा बना रही थी, तो इस दिन बन करके बन करके तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन करके तैयार हो चुका था। तो आपका क्वेश्चन जायज है, होना भी चाहिए, आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए। आप इतने जिज्ञासु हो कि आपके मन में सवाल आएगा। देखो, सवाल आएगा तभी उसका जवाब मिलेगा, हल तभी मिलेगा ना जब सवाल होगा। तो क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 के दिन क्या होता है, संविधान जो तैयार हो जाता है उसको लागू करना होता है। लागू उन्होंने तो उस दिन नहीं किया, क्यों नहीं किया, तो देखो कहा गया कि जब 26 जनवरी 1930 एक तारीख आती है ना, 26 जनवरी 1930, इससे पहले दिसंबर 1929, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन होता है, लाहौर में एक बैठक बुलाई जाती है। हर साल दिसंबर में क्या होता था, कांग्रेस की एक बैठक हुआ करती थी, अधिवेशन होता था, जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े जो नेता थे वो आते थे और देश के बारे में बातें करते थे, किस प्रकार से हमें देश को आजाद करना है, स्वतंत्र करना है, क्या कार्यक्रम आयोजित करने हैं, सबके बारे में। तो उस दिन क्या किया गया, उन्होंने जो बात कही कि जब 26 जनवरी आएगी, 26 जनवरी का मतलब ये नहीं था तारीख निर्धारित थी, उन्होंने कहा था कि जो 1930 का जो जनवरी का माह है, जनवरी 1930 के अंतिम रविवार में हम क्या बनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी 1930 की ऐतिहासिक पल, गौरवपूर्वक ये जो पल है, इस दिन क्या हुआ था, भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया।
भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब देखो, इस ऐतिहासिक पल को और ज्यादा ऐतिहासिक बनाने के लिए, और ज्यादा यादगार बनाने के लिए संविधान सभा ने कहा, देखो 26 नवंबर तो आ ही चुका है, बात तो 2 महीने की ओर है, जब इतने साल निकल गए तो 2 महीने और निकल जाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा, देखो इस दिन हमें, देखो संविधान तो जल्दी से जल्दी लागू करना पड़ेगा। तो उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण, जो उस वक्त के लिए प्रासंगिक थी, उस वक्त के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो प्रावधान थे, जो अनुच्छेद थे, उन्हें तो 26 नवंबर 1949 के दिन लागू कर दिया गया। जो 16 अनुच्छेद हमने देखे थे, कुल अनुच्छेद कितने थे? 16 अनुच्छेद। 16 अनुच्छेद तो उस दिन लागू कर दिए गए थे, लेकिन जो बाकी जो बच गए, उन्होंने कहा इस पूरे पूरे संविधान को और इस संविधान की प्रस्तावना को हम कब लागू करते हैं? तो हम 26 जनवरी के दिन लागू करेंगे। 26 जनवरी के दिन लागू करेंगे। तो 1949 के बाद 26 जनवरी कब आती है? तो 1950 को ही आएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम ये जो संविधान है कब लागू करेंगे? तो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू करेंगे। इस ऐतिहासिक पल को दोबारा और एक बार और यादगार बनाने के लिए उन्होंने 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान को लागू करने की तिथि निर्धारित की। ये तो बात है इस दिन। तो देखो इसी दिन ये क्या हुई थी? प्रस्तावना भी लागू हुई थी। प्रस्तावना किस दिन लागू हुई? तो 26 जनवरी 1950 को प्रस्तावना लागू होती है। उद्देश्य प्रस्ताव कब आता है? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है संविधान सभा में। और 17 अक्टूबर 1949 के दिन संविधान सभा क्या करती है? इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। स्वीकार कर लेती है। तो ये तो बातें थी प्रस्तावना के पीछे की कुछ पृष्ठभूमियां, कब लागू होती है, क्या इसके पीछे की घटना थी, क्या इसकी पृष्ठभूमि रही, वो हमने देखा। तो ये प्रस्तावना की कुछ पृष्ठभूमि है जिसके बारे में हमने चर्चा की है। अब हम बात करेंगे प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य का क्यों कहते हैं, इसमें क्या प्रावधान है, क्या संविधान का भाग है या नहीं है, इसमें कौन कौन से शब्द है। क्योंकि जो एग्जाम है, जैसे यूपीएससी का एग्जाम, इसमें जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे, प्री का जब एग्जाम देखोगे, प्रीलिम्स जब आप देने जाओगे, तो जो ऑप्शन में उसमें आपको शब्द मिलेंगे 4, और लिखा जाएगा क्वेश्चन में ऊपर क्या लिखा जाएगा कि निम्न शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए शब्दों के अनुसार शब्द क्रम से व्यवस्थित कीजिए। क्रम से व्यवस्थित करना है कि पहले कौन सा शब्द लिखा गया है, उसके बाद कौन सा लिखा गया, उसके बाद बिल्कुल एज इट इज शब्द आपको लिखने, उसमें व्यवस्थित करने पड़ेंगे, जैसे संविधान की प्रस्तावना में लिखे हैं, जैसे संविधान में, मूल संविधान में लिखे हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये आग्रह करता हूँ कि आप जब भी पॉलिटी पढ़ो, जब भी पॉलिटी की क्लास लगाओ, या आप इसके नोट्स पढ़ रहे हो, तो आपके पास में बेयर एक्ट होना जरूरी है। भारतीय संविधान का बेयर एक्ट आपके पास होना जरूरी है, ताकि आप उन शब्दों के क्रम को देख सको, पहले कौन सा शब्द है, बाद में कौन सा शब्द है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। संविधान से तो सशब्द प्रश्न पूछे जाते हैं, एज इट इज पूछे जाते हैं, किस प्रकार से संविधान में लिखित है वो शब्द उसी प्रकार से लिखने पड़ेंगे। इसीलिए आपके पास क्या होना चाहिए? संविधान का एक बेयर एक्ट होना चाहिए। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 200-250 रुपए का आ जाएगा, छोटा सा होता है, आप उसको देख सकते हो। पूरे का पूरा संविधान उसके अंदर लिखा है, सारी उसके आप शब्दों को देख पाओगे, कौन सा शब्द किस प्रकार से लिखा है। तो आप वो एक बेयर एक्ट जरूर अपने पास में रख लेना। पॉलिटी को भी अच्छी तरह से देखना है। आपने चाहते हो कि आपका कोई भी एक क्वेश्चन गलत न हो, तो आप उस प्रकार से पढ़ना चाहते हो, तो बेयर एक्ट आपके पास होना ही चाहिए। अब हम देखते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, प्रस्तावना क्या चीज है, इसमें क्या क्या चीज उल्लेखित है, किस प्रकार से वो हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को भारत की प्रस्तावना के साथ। हम देखेंगे कि प्रस्तावना में क्या उल्लेखित है, प्रस्तावना की भावना क्या है, प्रस्तावना का दार्शनिक स्वरूप क्या है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी ने तो एक बार मेन में 200 शब्दों में लिखने के लिए प्रश्न पूछ लिया कि भारतीय संविधान का दार्शनिक महत्व क्या है। भारतीय संविधान का दार्शनिक महत्व क्या है, कौन कौन से भाग है जो दार्शनिक महत्व के हैं। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी यूपीएससी ने पूछा है, तो क्यों ना उसके बारे में आप डिटेल से पढ़ लो पहले ही, ताकि आप कभी भी एग्जाम दो। मैं आशा करता हूं कि आप भी
यूपीएससी मेन की तैयारी कर रहे होंगे, आरएस मेन की तैयारी कर रहे होंगे, किसी और स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, प्रीलिम्स की या मेन की तैयारी कर रहे होंगे, आप कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे, रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे, उसमें देखो पॉलिटी का जो भी सेक्शन आएगा क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछा जा सकता है। अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, हमें पहले ही ऊपर के लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, अपने पूरा लेवल तब देखना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं ना कि समुद्र में जब गोता लगा ही दिया तो क्यों ना तल को छू करके आ जाए। बीच से जब हम वापस आ जाएंगे तो हमारे मन में शंका रहेगी कि अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाते तो देख के आ जाते तल में क्या लिखा है, तल में क्या रखा है। हो सकता है अपने ऊपर ऊपर से चले आए, नीचे कुछ सोना खजाना पड़ा हो, क्यों ना हम उसके नीचे पहले चले जाए। बाद में पछताने से अच्छा है उस कार्य को पहले ही पूर्ण कर लिया जाए, पूरे एफर्ट के साथ कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की बात में शंका न बचे कि हम इतना और कर लेते तो हम और ज्यादा कुछ बन जाते। तो इस प्रकार की आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए, अपने खुद के पूरे एफर्ट लगा करके तैयारी करो, पूरी तैयारी करो। एग्जाम आपको कौन सा देने जा रहे हो वो बात नहीं है, सिलेबस जो भी है कोई बात नहीं है, टॉपिक याद देखो उसमें क्या सब्जेक्ट कौन सा मेंशन है, आप उस सब्जेक्ट को पूरा पढ़ो, न कि उस सिलेबस में जो टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं उनको पढ़ो। उस पूरे सब्जेक्ट को आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार करो, तभी आपके हर एक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना का दार्शनिक स्वरूप क्या है, प्रस्तावना क्या कहना चाहती है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। प्रस्तावना कुछ बड़ी बड़ी तीन बातें बताती है। क्या बताती है? एक तो बताती है कि भारत में जो कानून बनना है उस कानून का उद्देश्य क्या है, कानून जो बनेगा उस कानून का उद्देश्य क्या है। फिर ये बताती है कि कानून का दायरा क्या होना चाहिए, कानून का दायरा क्या होना चाहिए, कानून की लिमिट क्या होना चाहिए, वो भी हमें बताती है। उसके बाद ये बताएगी कि कानून लागू होने की तिथि क्या है, कानून लागू होने की तिथि क्या है। प्रस्तावना हमें बताती है कि कानून जो बनाने हैं उसका उद्देश्य क्या है, भारत का जो संविधान बना है उसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से हमने भारत की ये संविधान प्रस्तावना बनाई है, भारत का संविधान बनाया है, उसकी उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य जैसे आप कहते अब देखते हैं ना, जैसे कोई भी हम इंडेक्स जैसे देखते हैं, ये आप ऐसे समझ सकते हो कि प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान का इंडेक्स है। क्या है? भारतीय संविधान का इंडेक्स है। पंडित नेहरू जी तो इसे भारत की आत्मा कहते हैं, भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहते हैं कि ये भारतीय संविधान का अंग है। नानी पालकीवाला ने तो यहाँ तक कहा है कि ये भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है ये किसका? संविधान का परिचय पत्र। किसने कहा? तो नानी पालकीवाला ने। नानी पालकीवाला क्या कहते हैं कि ये क्या है? परिचय पत्र है किसका? संविधान का। कौन? प्रस्तावना ये परिचय कराती है कि हम जिस संविधान को देखने वाले हैं वो क्या है, तो उसका उद्देश्य किसमें निहित है, तो प्रस्तावना में निहित है। कानून का दायरा क्या है, संविधान का दायरा क्या है, कहाँ तक वो लागू होता है, तो उस सब का उसका जो दायरा है वो किसमें लिखा है, तो प्रस्तावना में लिखा है। कानून लागू कब होगा वो भी बात किसमें लिख दी, तो इस संविधान में लिख दी, संविधान की प्रस्तावना में लिख दी कि कानून लागू कब होगा। ये तो बातें हैं कि ये प्रस्तावना में क्या निहित है, तो कानून का उद्देश्य निहित है, कानून का दायरा निहित है, कानून लागू होने की तिथि भी इसके अंदर निहित है। इस प्रकार से बातें आती है ये। उसके बाद हम देखने वाले हैं इसमें और क्या क्या है। अब हम देखेंगे जो उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू जी द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में लाया गया, उसमें कौन कौन से शब्द मेंशन थे, कौन कौन से बिंदु मेंशन थे, हम उनके बारे में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रावधान उद्देश्य प्रस्ताव में नहीं था। तो हमें तो वो देखने पड़ेंगे, सभी हमें पता होंगे तभी तो बताएंगे उसमें कौन से है और कौन से नहीं है। तो शुरू करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के शब्दों के बारे में, उसमें क्या क्या चीज मेंशन है एक एक के बारे में हम देखने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप बिल्कुल तैयार होंगे, नोटबुक पेन आपके पास में होगा, आप अच्छी तरह से साथ साथ लिख रहे होंगे। लिखते हुए चलना, हर चीजों को छापना तो जरूरी है, हाथ से लिख के छापोगे तो देखो बार बार याद रहेगा, हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है या हाथ से लिखना। तो अब देखते हैं
संविधान की प्रस्तावना के लिए जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया उसमें कौन कौन से शब्द थे, तो हमने देखा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था, कब लाया था, वो तो हमने बात कर ली। अब इसके कुछ बिंदु थे, वो क्या क्या चीज मेंशन करनी है वो सारा हम देखेंगे। इसमें लिखा गया था एक शब्द गणराज्य। गणराज्य शब्द एक लिखा गया था। देखो गणराज्य क्या होता है, एक ऐसा राष्ट्र, ऐसा राज्य, ऐसा देश जिसमें क्या हो, सर्वोच्च जो मुखिया है वो निर्वाचित हो। क्या हो, निर्वाचित हो, न कि मनोनीत हो, निर्वाचित हो। उसके लिए क्या किया जाए, जनता से चुनाव किया जाए। चुनाव तो दो तरह से हो सकते हैं। देखो चुनाव एक तो होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है जो सीधे ही जनता चुन लेती है। जैसे हम देखते हैं गांव का सरपंच, जैसे सरपंच को हम देखते हैं, सरपंच से हम समझ सकते हैं कि गांव के सरपंच को कौन चुनता है, तो जनता चुनती है, लोग चुनते हैं। क्या गांव के उप सरपंच को जनता चुनती है क्या? क्या उप सरपंच के लिए भी चुनाव होते हैं क्या? तो देखो नहीं होते, उप सरपंच के लिए कभी चुनाव नहीं होते। लेकिन गांव में उप सरपंच भी तो होता है। सरपंच का चुनाव तो हम करते हैं, हमारे गांव के वासी करते हैं उस सरपंच का चुनाव। लेकिन उप सरपंच का चुनाव कौन करता है, तो देखो जो गांव में जो मेंबर बनाए जाते हैं, वार्ड मेंबर हमें जिन्हें कहते हैं, जो पंचायत के सदस्य होते हैं, उन पंचायत के सदस्यों द्वारा किसका चुनाव किया जाता है, तो उप सरपंच का चुनाव किया जाता है। तो हम किन को चुनते हैं, देखो सरपंच को चुनते हैं और वार्ड मेंबर को चुनते हैं। वार्ड मेंबर को हम चुनते हैं, पंचायत के सदस्यों को हम चुनते हैं। तो ये जो वार्ड मेंबर है किसका चुनाव करते हैं, तो उप सरपंच का चुनाव करते हैं। डायरेक्टली तो ऐसा ही होता है कि हम किसका चुनाव करेंगे, सरपंच का और वार्ड पंच का, दोनों का ही हम चुनाव करते हैं। लेकिन ये जो तीसरा जो पद होता है गांव का, इसका चुनाव कौन करता है, तो ये वार्ड मेंबर अपने में से किसी एक को उप सरपंच चुन लेते हैं। लेकिन हुआ तो उप सरपंच का क्या है, चुनाव ही तो है, मनोनीत तो नहीं हुआ, चुनाव ही तो हुआ है। चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अप्रत्यक्ष हो, हुआ तो चुनाव है। इसी प्रकार से चुनाव होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार से चुनाव होते हैं। प्रत्यक्ष में तो हमने गांव का सरपंच चुन लिया, लोकसभा के सदस्य चुन लिए, विधानसभा के सदस्य चुन लिए, हमने वो चुन लिया। हम जब लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य जब हम चुनते हैं, तो ये लोकसभा के सदस्य अपने में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। क्या हम प्रधानमंत्री का चुनाव थोड़ी करते हैं? क्या हमने प्रधानमंत्री का चुनाव किया था क्या? नहीं किया था। हमने किसका चुनाव किया, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया। उन्हीं लोकसभा के सदस्यों ने अपने में से किसी एक को प्रधानमंत्री चुना। उसी प्रकार से ये जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं, ये अपने में से ही राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। और भारत का सर्वोच्च सदस्य कौन, भारत का सर्वोच्च पद कौन है, कौन है, राष्ट्रपति है। कौन है, राष्ट्रपति। भारत का मुखिया कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए क्या होता है, चुनाव होता है, चाहे वो अप्रत्यक्ष चुनाव हो। चुनाव तो होता है, चुनाव होता है। इसीलिए ये क्या है, गणराज्य। तो गणराज्य का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च मुखिया क्या हो, निर्वाचित हो। सर्वोच्च मुखिया क्या हो, निर्वाचित हो, उसका चुनाव किया जाए, वही क्या होता है, गणराज्य होता है। तो पहला ही शब्द गणराज्य हमने देख लिया, उद्देश्य प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था। अब देखते हैं उसके बाद इसके अंदर और शब्द कौन कौन से लिखे होते। तो उद्देश्य प्रस्ताव में एक शब्द था गणराज्य, दूसरा शब्द इसके अंदर है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, संप्रभुता। संप्रभुता किसी एक ऐसा देश जिसके क्या हो, ये जो अपने निर्णय आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए किसी और देश पर निर्भर न हो, खुद ही अपने निर्णय लेता हो, वो ही क्या है, संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, समय का प्रभु। समय का प्रभु, उस पर कोई और प्रभु न हो, वो किसी और का दास न हो, उसके ऊपर कोई स्वामी न हो, वही स्वामी है। एको हम द्वितीय नास्ति, एको हम द्वितीय नास्ति, वही क्या होता है, संप्रभुता होती है। तो संप्रभुता उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था कि जो संप्रभुता है वो जनता में निहित होनी चाहिए। किसमें निहित हो, जनता में निहित। यानी कि भारत में जो निर्णय लिए जाते हैं वो जनता से पूछकर लिए जाएं,
जनता के लिए तो लेने हैं, भारतीय जनता के लिए। तो जो निर्णय लेने हैं, कानून बनाने हैं, किनके लिए बनाने हैं? भारत की जनता के लिए। तो क्यों ना उनसे पूछ करके तो निर्णय बना लिया जाए। क्या उन्हें जरूरत है बहुमत करा लिया जाए, उनका जनमत करा लिया जाए? क्या करा लिया जाए? जनमत। ये बात किस में शामिल थी? उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल थी। उसके बाद में इसमें कुछ स्वतंत्रता के बारे में शामिल था। कौन कौन से न्याय शामिल थे वो हम देखते हैं। इसमें न्याय भी लिखे हुए थे। कौन से? तो इसमें न्याय थे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय भी लोगों को मिले। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय ये भी लोगों को मिले। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव में मेंशन था। इसके बाद इसमें कुछ और जो मेंशन था वो क्या था कि विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की लोगों को क्या हो? स्वतंत्रता हो। विचार, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। हम लोगों को क्या करेंगे? उन्हें विचार की स्वतंत्रता देंगे कि वो अपने विचार क्या वो अपने खुद के बारे में सोच सके, वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, वो अपने धर्म को मान सके, वो अपने धर्म में विश्वास कर सके, अपनी धार्मिक उपासना कर सके। ऐसी हम उनको स्वतंत्रता देंगे। ये भी उनका उद्देश्य था। तो उद्देश्य प्रस्ताव में ये लिखा हुआ था। उसके बाद एक शब्द और मेंशन था। क्या था? देशी रियासतों का, देशी रियासतों का भारत संघ में विलय। जो देशी रियासतें हैं उन्हें भी भारत संघ में मिला लिया जाए। भारत संघ में मिला लिया जाए, ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा हुआ था। उसके बाद और क्या लिखा था कि मानव जाति का कल्याण। मानव जाति का कल्याण। कि हम जो उद्देश्य प्रस्ताव जो हम संविधान बनाने जा रहे हैं उसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम मानव जाति का क्या करेंगे? कल्याण करेंगे। क्योंकि जब भारतीयों का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा। उसके बाद इसमें एक शब्द और मेंशन था कि अन्य देशों के साथ हमारे संबंध कैसे होंगे। अन्य देशों के साथ संबंध, अन्य देशों के साथ संबंध कैसे हो, वो भी बात इसके अंदर मेंशन थी। तो ये था उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको कौन लेकर के आए? तो पंडित नेहरू जी लेकर के आए। ये वो उद्देश्य प्रस्ताव है। तो इसमें ये सारी बातें इसमें मेंशन थी। तो इतने बिंदु इसके अंदर मेंशन किए गए थे, जिसको पंडित नेहरू जी लेकर के आए। कब लेकर के आए? तो हमने बात की थी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने लाए थे। लेकिन उस दिन इसको लागू नहीं किया गया। इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया 17 अक्टूबर 1949 को इसको लागू किया गया। तो ये तो बातें थी इसके बारे में, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। अब हम देखने वाले हैं प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द उल्लेखित है, वो हम देखते हैं। आपके पास प्रस्तावना तो कम से कम होनी ही चाहिए। अपने फोन में रखो, एक फोटो डाउनलोड कर लो प्रस्तावना की, उसको डेली पढ़ा करो। क्या लिखा हुआ है प्रस्तावना में? ये शब्द जो है वो आपके बहुत काम आएंगे जब आप एग्जाम देने जाओगे। हो सकता है प्रीलिम्स में पूछ लिए जाए, या हो सकता है कभी आपसे मेन एग्जाम में प्रस्तावना को लिखने के बारे में पूछ लिया जाए। क्वेश्चन दे दिया जाए कि प्रस्तावना को लिखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लिखो, तो आपको वो लिखनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रस्तावना क्या है। तो एक बार मैं बोल करके बता दूंगा प्रस्तावना में क्या लिखा है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या उसकी प्रस्तावना की फोटो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये जो शब्द हैं बिल्कुल शब्द पूछे जाएंगे, एज इट इज पूछे जाएंगे कि क्या लिखा हुआ है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, इसकी गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार से ये बातें, ये शब्द किसमें उल्लेखित है, तो प्रस्तावना में उल्लेखित है। हर एक शब्द के बारे में हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, कौन सा शब्द का क्या मतलब है। मैं आशा करता हूं कि आप ये जो शब्द है, यदि यूपीएससी एक मेन के अंदर भी पूछ लिया जाए तो आप कम से कम 50 शब्द या 100 शब्दों के 100 शब्द इन एक एक शब्द पर लिखने के लिए तैयार हो जाओगे। इतनी हम तैयारी अच्छी तरह से करने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं प्रस्तावना के लिए स्रोत क्या क्या है, कहाँ कहाँ से प्रस्तावना के शब्द लिए गए। हमने पहले भी बातें की थी, जब हमने संविधान के स्रोत देखे थे उसमें भी हमने देखे थे प्रस्तावना के लिए शब्द कहाँ से लिए गए थे, भाषा इसकी है जो कहाँ से ली गई थी, ये हमने पहले भी देखा है। तो आज और इसको और देख लेते हैं। अब हम देखेंगे प्रस्तावना के स्रोत क्या क्या है, कौन कौन से देशों के संविधान से प्रस्तावना के लिए शब्द लिए गए हैं, वो हम सब देखने वाले हैं। इसके लिए बाकी तो हमने डिटेल से चर्चा पिछले एक सेशन में की थी। आप वो वीडियो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर प्लेलिस्ट इंडिया पॉलिटी बाई उमेश लाडूना में आप देख सकते हो। अब हम देखेंगे इस प्रस्तावना के स्रोतों के बारे में। प्रस्तावना के स्रोत कौन कौन से स्रोत है, तो देखो इसकी जो भाषा है, प्रस्तावना में जो भाषा लिखी गई है, जिस भाषा का यूज किया गया है, वो जो लैंग्वेज है, जिस तरह से इसमें लिखा गया है, देखो लिखा तो देवनागरी लिपि में लिखा गया है, हिंदी भाषा में लिखा गया, उस भाषा का मतलब नहीं है, भावना की भाषा। ये जो भाषा है ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। शब्द है जो कहाँ से लिए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। उसके बाद इसका जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार था वो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से। और ये जो प्रस्तावना कहाँ से ली गई, तो प्रस्तावना को भी अमेरिका के या यूएसए के संविधान से लिया गया। तो इस प्रकार से ये हमारी भारत के संविधान की प्रस्तावना के कुछ स्रोत हैं जिनके बारे में हमने देखा। अब हम देखते हैं इसमें कुछ और क्या है। हमने जो इसको प्रस्तावना को किन किन लोगों ने क्या क्या नाम से पुकारा है उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो प्रस्तावना को किन किन लोगों ने क्या क्या कहा उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को पंडित नेहरू जी क्या कहते हैं, पंडित नेहरू जी ने प्रस्तावना को भारत की या संविधान की आत्मा कहा है। पंडित नेहरू जी ने प्रस्तावना को भारत की या संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या कहा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये कहा कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, संविधान का ही भाग है। उसके बाद में एक व्यक्ति आए थे, नानी पालकीवाला। तो इन्होंने कहा था कि ये जो प्रस्तावना है ये संविधान का परिचय पत्र है, संविधान का परिचय पत्र है। कौन, तो प्रस्तावना किसका परिचय पत्र है, तो भारतीय संविधान का। के.एम. मुंशी जी क्या कहते हैं, देखो के.एम. मुंशी जी प्रस्तावना के बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि ये संविधान की जन्म कुंडली है, संविधान की जन्म कुंडली है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति की हम जब जन्म कुंडली बनाते हैं उसमें एक तो हमारी जो जन्म की तारीख है वो मेंशन होती है, उसके बाद में हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, वो भी मेंशन होता है। उसी प्रकार से
प्रस्तावना में भी संविधान के लागू होने की तिथि, संविधान के जन्म लेने की तिथि भी है और उसके संविधान के उद्देश्य, इसके लक्ष्य क्या है वो भी इस संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित है। इस प्रकार से के.एम. मुंशी ने कहा कि यह संविधान की क्या है, जन्म कुंडली है। तो इस प्रकार से हमने देखा इनके शब्दों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। चर्चा करेंगे अगले सेशन में प्रस्तावना के आगे और क्या क्या प्रावधान है, उसमें क्या क्या शब्द मेंशन किए गए हैं, सब के बारे में हम डिटेल से चर्चा अगले सेशन में करेंगे। कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर देना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लेना ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।